नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध पर, जो 1803 से 1805 ईस्वी में संपन्न हुआ है। इसके पहले हमने प्रथम मराठा युद्ध पढ़ा है, जिसका समापन हमने देखा सलाबाई की संधि से। और सलाबाई की संधि के बाद लगभग अगले 20 सालों के लिए आंग्ल मराठा युद्धों का विराम हो गया था। तब तक इन 20 सालों में अंग्रेजों ने मैसूर की राजनीति में पार्टिसिपेट किया और वहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराकर संपूर्ण मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसके बाद वह फिर से वापस मराठों की तरफ आ रहे हैं और दूसरा युद्ध शुरू हो रहा है, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, जो 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक चलेगा। अंग्रेज मराठा दूसरा युद्ध पड़ने से पहले, क्योंकि 20 साल बाद युद्ध हो रहा है, तो कंपनी की स्थिति में भी परिवर्तन हो चुका है और मराठा संघ की स्थिति में भी परिवर्तन हो चुका है। उन दोनों को पहले समझना आवश्यक है। एक तरफ जहां आप देखेंगे कंपनी में वेलेज़ली का आगमन हो गया है, उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मराठा संघ के पुराने मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब अयोग्य व्यक्ति, जिनमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव है और स्वार्थी प्रवृत्ति ज़्यादा है उनके अंदर, उनका आगमन हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्थिति की। 1803 ईस्वी तक कंपनी की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था और उसकी राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। लॉर्ड वेलेज़ली भारत में कंपनी को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाने का संकल्प लेकर ही भारत आया था। कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने सहायक संधि की एक नई नीति का अनुसरण किया। सहायक संधि में 5 शर्तें शामिल होती थी। पहला, इस संधि को स्वीकार करने वाला जो देशी नरेश होता था, वह कंपनी की अधीनता स्वीकार करेगा और उसकी अनुमति के बिना किसी से युद्ध अथवा संधि नहीं करेगा। जो दूसरी शर्त थी, वह थी कि वह कंपनी की आज्ञा के बिना अंग्रेजों के अलावा किसी भी यूरोपीय को अपने यहाँ नौकर के रूप में भी नहीं रखेगा। जो इसकी तीसरी शर्त थी, वह थी कि अपनी रक्षा के लिए वह अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेगा और उसका व्यय वह स्वयं देगा। इसकी जो चौथी शर्त थी सहायक संधि की, वह है उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट्स रहेगा तथा जो भी शासन कार्य होंगे उसमें राजा को उससे परामर्श लेना पड़ेगा। और जो 5वीं आखिरी शर्त थी, वह थी कि जब इन सब शर्तों का वह नरेश पालन करेगा, तो इन सब के बदले उसकी बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा की गारंटी कंपनी देगी। सबसे पहले निजाम ने 1798 में इस संधि को स्वीकार कर लिया और अपने यहाँ कंपनी की एक सेना रख ली। उसके खर्चे के लिए एक निश्चित रकम देना स्वीकार किया। 1800 ईस्वी में संधि को स्थायी रूप भी दे दिया गया। 1799 में लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू को हराकर मैसूर के एक बड़े भाग को भी कंपनी में मिला दिया था। कर्नाटक का नवाब कंपनी का सबसे पुराना मित्र था। 1801 में नवाब की जब मृत्यु हो गई तो वेलेज़ली ने
कर्नाटक राज्य को भी कंपनी में मिला लिया। तंजौर का राजा भी कंपनी का मित्र था और 1799 में उसकी भी जब मृत्यु हो गई तो वेलेस्ली ने तंजौर राज्य को भी अपने कंपनी राज्य में शामिल कर लिया। 1800 में सूरत को भी वेलेस्ली ने कंपनी के राज्य में मिला लिया और जो अवध का नवाब था वह भी कंपनी का पुराना मित्र था, तो वेलेस्ली ने उस पर भी नई सहायक संधि जबरदस्ती थोप दी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वेलेस्ली ने कंपनी के राज्य तथा शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी। इन शक्तियों में जो भारतीय शक्तियां थी, अब केवल एक शक्ति बची है, वह है मराठा शक्ति। और आगे चलकर वेलेस्ली मराठों को भी हड़पने की योजना बनाने लगा। तो इस तरह आपने देखा कि कंपनी की जो स्थिति है वह बहुत शक्तिशाली है। वेलेस्ली ने बहुत सारे राज्यों को अपने में विलीन कर लिया है। दूसरी तरफ अगर हम मराठा स्थिति की बात करें तो वह उतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की क्या स्थिति थी। 18वीं शताब्दी के अंत में मराठा साम्राज्य पतन की तरफ जा रहा था। कारण यह था कि उस युग के सभी मराठा सरदार जो बहुत योग्य और अच्छे राजनीतिज्ञ थे, वह सब एक एक करके चल बसे। पेशवा माधवराव नारायण राव, जैसा कि हमने प्रथम युद्ध में देखा था, पेशवा माधवराव नारायण राव वही छोटा जो अजन्मा बच्चा जिसके नाम से नाना फडणवीस ने शासन किया था, उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि जो काम रघुनाथ राव या रघोबा ने नारायण राव के साथ किया था, वही काम रघुनाथ राव के लड़के ने नए पेशवा के साथ भी किया और परेशान होकर पेशवा माधवराव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। और बदनाम रघोबा का जो पुत्र था बाजीराव, वह स्वयं पेशवा बन गया और वह बाजीराव द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जो विश्वासघाती और कुचक्री था। मराठा साम्राज्य का एक प्रमुख सदस्य महादजी सिंधिया, वह योग्य था, लेकिन 1794 में उसकी भी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया हुआ, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी तथा अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अगर हम इंदौर की बात करें, जहां होलकर विराजमान थे, तो इंदौर में होलकर राज्य के जो योग्य शासिका थी उस समय, वह थी अहिल्याबाई। लेकिन 1795 में अहिल्याबाई की भी मृत्यु हो गई और उनका उत्तराधिकारी जसवंत राव होलकर हुआ, जो एक अदूरदर्शी और स्वार्थी व्यक्ति था। मराठा साम्राज्य का सबसे योग्य राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस था, लेकिन 1800 में वह भी चल बसे। ग्रांट डफ, जिन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है, उन्होंने नाना फडणवीस को एक महान राजनीतिज्ञ माना है। ब्रिटिश रेजिडेंस कर्नल पामर लिखते हैं कि नाना की मृत्यु के साथ मराठा शासन का संयम और विवेक सब उनके साथ तिरोहित हो गया, क्योंकि जैसे ही नाना साहब की मृत्यु हुई, जो पूरे मराठा संघ को एक कड़ी में बांधने की जिनमें शक्ति थी, उसके बाद वह बिखर गया और आंतरिक कलह शुरू हो गई। अब हम बात करेंगे कि मराठों में किस प्रकार आंतरिक कलह शुरू हुई। मराठा साम्राज्य में आंतरिक कलह अगर देखा जाए तो नाना फडणवीस के जीवन काल से ही प्रारंभ हो गई थी
पूना दरबार पर नाना साहब का प्रभुत्व स्थापित था। बाजीराव पेशवा अपने आप को उनके प्रभुत्व से मुक्त करना चाहता था। दौलतराव सिंधिया नाना फडणवीस से जलते थे, अतः उन्होंने पेशवा से मिलकर नाना के खिलाफ एक षड्यंत्र किया और नाना साहब को गिरफ्तार करके उनको नजरबंद भी कर लिया। उधर दौलतराव सिंधिया और जसवंत राव होलकर एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। जसवंत राव ने सिंधिया के जो मालवा प्रदेश था, तो उसने मालवा प्रदेश की लूटमार आरंभ कर दी। तब सिंधिया ने नाना साहब से समझौता किया और पूना की सत्ता पुनः नाना के हाथों में पहुंच गई। इन्हीं परिस्थितियों में नाना साहब की मृत्यु हो गई। तुरंत ही पूना दरबार की प्रमुखता के लिए पेशवा बाजीराव, जसवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया, इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। बाजीराव और दौलतराव इन्होंने आपस में समझौता कर लिया और निर्णय हुआ कि पेशवा जसवंत राव के विरुद्ध सिंधिया की सहायता करेगा और सिंधिया पेशवा के मृत नाना मित्रों से निपटने में सहायता देगा। जिस समय सिंधिया मालवा में होलकर के विरुद्ध संघर्ष में उलझा हुआ था, तब पेशवा ने अपने तथा अपने पिता के सभी विरोधियों को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प ले लिया और पेशवा ने जसवंत राव के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी। जसवंत राव अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पेशवा के पास पूना पहुंच गया और उसने पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेनाओं को अक्टूबर 1802 ईस्वी में परास्त कर दिया और पूना में प्रवेश किया। तब पेशवा वहां से भागा और भागकर वह बसीन में अंग्रेजों के यहाँ पहुंचा और वहां उसने शरण ली। इस घटना चक्र ने वेलेज़ली को मराठा साम्राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर दे दिया। बसीन की संधि से यह सिद्ध होता है कि जो काम पेशवा के पिता रघुनाथ राव ने किया था और अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी, वही काम अब उनका लड़का कर रहा है और वह अंग्रेजों से बसीन की संधि कर रहा है। तो बसीन की जो संधि है वह 1802 ईस्वी को संपन्न हुई। पेशवा ने अंग्रेजों से सहायता की प्रार्थना की। वेलेज़ली तो अवसर की ताक में था ही, अतः दिसंबर 1802 ईस्वी में बाजीराव तथा कंपनी के बीच बसीन की संधि हो गई। संधि को अंग्रेजों ने प्रतिरक्षात्मक बताया। इस संधि में यह तय हुआ कि पेशवा अपनी रक्षा के लिए अपने राज्यों में कंपनी की एक सहायक सेना रखेगा, जिसमें 6000 पैदल तथा उसी के अनुपात में तोपखाना भी रखा जाएगा और यूरोपीय तोपची स्थायी रूप से पेशवा के राज्य में निवास भी करेंगे। दूसरी बात जो इसमें तय हुई वह थी कि पेशवा सहायक सेना के खर्च के लिए नगद धन के बदले 26 लाख रुपए की आय का अपना एक क्षेत्र कंपनी के हवाले कर देगा। तीसरी जो इसमें बात थी संधि में, वह थी कि सेना के खर्चे के लिए जिस सामग्री की भी आवश्यकता होगी उसके लिए आयात पर कोई चुंगी वसूल नहीं की जाएगी। चौथी बात
पेशवा किसी भी यूरोपीय को अंग्रेजों की आज्ञा के बिना अपने राज्य में नौकर के रूप में भी नहीं रखेगा। पांचवी शर्त थी कि पेशवा भविष्य में किसी भी राज्य से अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी युद्ध, संधि अथवा पत्र व्यवहार भी नहीं करेगा। निजाम तथा गायकवाड़ के साथ अपने झगड़ों के निपटारे में वह अंग्रेजों की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा और पेशवा ने सूरत पर अपना दावा त्याग दिया। इन शर्तों को मानते हुए पेशवा ने जब वसीम की संधि अंग्रेजों के साथ कर ली तो कहीं ना कहीं पूरे मराठा संघ को धक्का लगा, क्योंकि पेशवा पूरे मराठा संघ का प्रमुख था। 1803 ईस्वी को आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना पेशवा को लेकर पूना दरबार पहुंच गई और पुनः उसे गद्दी पर बिठा दिया। उस समय पूना दरबार में जसवंत राव होलकर था, जो नगर छोड़ करके मालवा की तरफ चला गया। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वह थे, पहला, मराठों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना का प्रबल होना। कहीं ना कहीं देखा जाए, जब मराठा संघ का प्रमुख वेलेस्ली के साथ संधि में बंध चुका है तो मराठों को यह समझ में आ गया कि इसका प्रभाव अब हम सब पर होगा और उनमें अब राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की भावना जो है वह प्रबल हो गई। लेकिन उनकी गलती बस यह थी कि अभी भी वे अपने आपसी मतभेद नहीं भूल पा रहे हैं और एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे। लेकिन यह भावना प्रबल हो गई थी, यह युद्ध का प्रमुख कारण बनेगा। दूसरा जो कारण है वह है वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति। कहीं ना कहीं मराठा संघ को यह समझ में आ रहा है कि वेलेस्ली साम्राज्यवादी नीति को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कर्नाटक, बंगाल, निजाम, तंजौर, मैसूर इत्यादि सभी को उसने सहायक संधि में बांध रखा है और अब बारी है मराठों की। तो ये जो सहायक संधि की शर्तें थी, यह भी कारण बनेगा युद्ध का। अगला जो कारण है, तत्कालिक कारण जिसको हम कहते हैं, वह है वसीम की संधि। वसीम की संधि पूना दरबार में जो पेशवा बैठा हुआ है उसने अंग्रेजों से कर ली है और यह तत्कालिक कारण बना, क्योंकि प्रमुख व्यक्ति अगर संधि में बंध गया है तो इससे सारा संघ अछूता नहीं रह सकता है और युद्ध प्रारंभ हो गया। वेलेस्ली एक तरफ तो मराठा सरदारों से संधि वार्ता करता रहा और दूसरी तरफ उसने युद्ध की तैयारियां भी पूरी कर ली थी। अब निजाम, मैसूर और बड़ौदा के साथ कंपनी ने जो पहले संधियां की थी, उससे इस अवसर पर वेलेस्ली को बहुमूल्य सहायता मिल गई। मराठों की सेना में 2,50,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त 40,000 ऐसे सैनिक थे जिन्हें फ्रांसीसियों ने प्रशिक्षित किया था। कंपनी की सेना अगर देखी जाए तो उसमें विभिन्न प्रांतों के 55,000 सिपाही थे। अंग्रेजों के अनेक मित्र थे और मराठों का साथ देने वाला कोई भी भारतीय नरेश नहीं था, क्योंकि जब इनमें आपस में ही भयंकर फूट थी तो भला और कोई इनकी सहायता कैसे करता। युद्ध को
अगर देखा जाए तो इसके दो प्रमुख क्षेत्र थे, दक्षिण तथा उत्तरी। उत्तरी भारत, गुजरात, बुंदेलखंड तथा कटक अन्य क्षेत्र थे। दक्षिण में लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने कंपनी की सेना का संचालन किया और उत्तर में जनरल लेक ने कंपनी की सेना का संचालन किया। मतलब वेलेस्ली ने अपनी सेना को दो भागों में डिवाइड किया है, उत्तर और दक्षिण। मराठों की कई कमजोरियां थी इस युद्ध में। उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली, जिसके वे विशेषज्ञ थे, उसको त्याग कर खुले युद्ध की पद्धति अपनाई, जिसमें वे अंग्रेजों की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत कमजोर थे। मराठों की सेना में जो फ्रांसीसी अफसर थे, उन्होंने विश्वासघात कर दिया और युद्ध के अवसर पर वह अपनी नौकरी छोड़कर चले गए। अतः उनके द्वारा प्रशिक्षित टुकड़ियां युद्ध में प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो पाई। दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली ने अगस्त 1803 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। सितंबर में उसने सिंधिया तथा भोसले की संयुक्त सेनाओं को असाई के युद्ध में परास्त किया। अक्टूबर में कंपनी की सेना ने बुरहानपुर और असीरगढ़ को भी हस्तगत कर लिया। नवंबर में भोसले की सेना आरा गांव के युद्ध में पराजित हो गई और दिसंबर में कंपनी की सेना का गाविलगढ़ के किले पर भी अधिकार हो गया। उत्तर भारत में भी युद्ध साथ साथ चल रहा था और वहां भी अंग्रेजों को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। जनरल लेक ने अगस्त 1803 ईस्वी में अलीगढ़ पर और सितंबर में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अक्टूबर में आगरा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सबसे भीषण युद्ध अलवर के निकट लासवाड़ी में हुआ, जिसमें सिंधिया की सेनाओं ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। गुजरात, बुंदेलखंड और उड़ीसा में कंपनी की सेनाओं को सफलता मिली। सिंधिया तथा भोसले दोनों इसमें हारे और दोनों ने कंपनी के साथ अलग अलग संधियां की या करनी पड़ी। इसके बाद जब सिंधिया और भोसले हार गए तो दो संधियां सामने आती हैं, जिसको हम देवगांव और अर्जुन गांव की संधि के नाम से जानते हैं। जो देवगांव की संधि थी वह भोसले के साथ हुई थी और जो अर्जुन गांव की संधि थी वह सिंधिया के साथ हुई। तो पहले हम बात करेंगे देवगांव की संधि। देवगांव की संधि जो भोसले के साथ हो रही है। इस संधि में भोसले ने बालासोर सहित कटक का प्रांत कंपनी के सुपुर्द किया। दूसरा, उसने वर्धा नदी के पश्चिम का संपूर्ण प्रदेश कंपनी को दे दिया। और तीसरा, यदि भोसले के निजाम अथवा पेशवा से कोई विवाद हुए तो उसमें अंग्रेज मध्यस्थता करेंगे, ऐसा उसने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि भोसले बिना अंग्रेजी सरकार की अनुमति के अपने यहां किसी भी यूरोपीय को नहीं रखेगा। और आखिरी बात यह तय हुई कि उसके दरबार में एक रेजिडेंस भी रहेगा। देवगांव की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने सेना रखने के लिए भी कहा था, जिसके लिए भोसले ने मना कर दिया। जो अर्जुन गांव की संधि है वह हुई थी सिंधिया के साथ। सिंधिया ने गंगा यमुना के बीच स्थित अपने सभी प्रदेश
जयपुर, जोधपुर और गोहद के उत्तर में स्थित अपने समस्त प्रदेश और किले कंपनी के सुपुर्द कर दिए। सिंधिया ने अहमदनगर, भड़ौच तथा अजंता पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित अपने सब प्रदेश कंपनी को दे दिए। सिंधिया ने निजाम, पेशवा तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने समस्त दावे त्याग दिए और सिंधिया ने वचन दिया कि वह अपने यहाँ किसी भी यूरोपीय को नहीं रखेगा तथा सिंधिया के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंस भी रहेगा। इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वह यह था कि कहीं ना कहीं जो मराठे थे अब उनमें राष्ट्रीयता की भावना और ज्यादा प्रबल हो रही है, क्योंकि अब वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यही कारण होगा कि अगला युद्ध फिर से होगा। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध ने कंपनी को समूचे भारत की सर्वोच्च सत्ता बना दिया। उत्तर भारत के दो प्रमुख नगर आगरा और दिल्ली, जो मुगल सम्राटों की राजधानी रह चुके थे, कंपनी के अधिकार में आ गए। मुगल सम्राट शाह आलम ने भी कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। नए प्रदेशों के अधिकार में आ जाने से कंपनी के राज्य की सीमाएं राजस्थान के राजपूत राज्यों की सीमाओं को छूने लगी और उनके मद्रास और बंगाल के प्रदेशों के बीच संपर्क स्थापित हो गया। वेलेस्ली को विश्वास था कि अंग्रेज अब पूर्णतः भारत के स्वामी हो गए हैं और हमारी शक्ति को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। शर्त यह है कि हम उसके स्थायित्व के लिए समुचित प्रयत्न करते रहें। किंतु यह मानना पड़ेगा कि इस युद्ध में भी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। पराजित मराठा सरदारों ने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की और उनके तथा कंपनी के बीच एक बार पुनः टक्कर होगी, जिसको हम अगले युद्धों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम तृतीय और चतुर्थ मराठा युद्ध पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।